नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है कि आप लोग बड़ी टेंशन में 25 तारीख को परीक्षा में सबको बैठना है। प्रेशर दिमाग पे बहुत है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है और साथ के साथ एक नया बात तो सुनने में आ रही है जो अफवाह फैली हुई है कि पेपर बहुत 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 इतना ज़्यादा टिपिकल आएगा। एक्चुअली पेपर टिपिकल नहीं है, पेपर लॉजिकल है। जो भी पेपर बनता है वो लॉजिकल बनता है। करना कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि पेपर बहुत टिपिकल आ रहा है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से समझना है और सुनना है और इसमें जो बताए हुए क्वेश्चन है उनको तो डेफिनेट ही करना है। तो ये इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आएँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस धीमे धीमे आपके सामने आते जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने चैप्टर 3 से मेटल नॉन मेटल जो कि अपना केमिस्ट्री का है, तो उसमें हमने यहाँ पर मेटलर्जी टॉपिक लिया हुआ है और उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं। एक है हमारा रोस्टिंग और एक है हमारा कैल्सिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है उसकी डिफाइन पूछ ली जाती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है उसकी डिफाइन पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो क्या है, उसी में पहले वाले को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी ओर को जब हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं और वो जो ओर होना चाहिए उसमें कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होती है। ऐसा कोई ओर जिसमें कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है उसको जब एयर की एब्सेंस में जब हम हीट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कैल्सिनेशन प्रोसेस में पहली बात क्या हुई कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम उस ओर को लेते हैं जिसमें कि कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होती है। जैसा कि यहाँ पर कैलामाइन दिया हुआ है, कैलामाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ZnCO3। इसमें क्या है, ZnCO3 को हीट कर रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है और इसमें क्या होता है ZnO प्लस CO2 प्राप्त हो रहा है। अगली बात जब हम देखते हैं तो उसमें क्या आता है, ZnO जो हमें प्राप्त हो रहा है उस ZnO को कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं। कोक यानी कि C से हम यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हीट करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, Zn यानी कि जिंक हमको प्राप्त हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमको सेपरेट आउट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर जब देखते हैं जो ZnCO3 कैल्सिनेशन हो रहा है ZnO प्लस CO2, इस ZnO को कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, जिंक। ये हमारे 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला डिफाइन और दूसरा इसमें से कोई सा भी रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जाएगा या फिर इनडायरेक्ट वे में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला जो हम देखते हैं वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड सल्फर की इम्प्योरिटी है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी कि एयर की प्रेजेंस में होगा। कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, एब्सेंस ही होगी। तो इसमें क्या होता है, ZnS प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि एयर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ZnO प्लस SO2। अब ZnO को कोक के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, Zn प्लस CO प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अभी हमने क्या किया, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमने यहाँ पर सेपरेट आउट करा रहे हैं। मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट में यहाँ पर मेटल का हमने लिया। अब जो अगला जो तीसरा वाला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया में क्या होता है, इट इज अ concentrated aqueous solution of HNO3 and HCl, यानी कि 3:1।
अगर हम 3:1 के अनुपात में अगर हम इसको क्वांटिटी वाइज देखते हैं तो यहाँ पर HNO3 रखा जाएगा और इसमें देखते हैं एक बार, इसको क्लियर कट में बात करें तो यहाँ पर HNO3 जो आ रही है, HNO3 का यूज क्या होता है एक्सप्लोजिव बनाने में, यानी कि एटम बम और TNT ये सब बनाने में, एक्सप्लोजिव चीज़ों को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है HNO3 का। और HCl का इस्तेमाल जैसे एटम जो हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर स्केल्स आ जाते हैं, उसको जो वाइट कलर की जो लेयर आ जाती है हार्ड वाटर की उसको रिमूव कराने के लिए, या फिर प्लास्टिक से या फिर डाइस को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम 1:3 अगर हम ये लिखेंगे HCl और HNO3 तो कितना आएगा 3:1। एक तो एक्वारिजिया, अच्छा एक्वारिजिया का दूसरा नाम क्या होता है रॉयल वाटर। 1:3 अगर इसके HCl को इधर करके लिखेंगे तो क्या आएगा 3:1। इस तरीके से हमारा ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बताएं। अब इसके बाद Mg या Mn HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो MgNO3 का होल ट्वाइस और इधर Mn से करा रहे हैं तो MnNO3 का होल ट्वाइस। समझ आ रहा है सबको? साथ के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट और इसका नाम है मैंगनीज नाइट्रेट। इस तरीके से ये हमारे चौथे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और 1 मार्क्स ईच का ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अगला जो हम 5वां, जरा एक बार रिव्यू देखते हैं पीछे। सबसे पहला मेटलर्जी में हमने कैल्सिनेशन कैलामाइन एग्जाम्पल लेते हुए कार्बोनेट की इम्प्योरिटी को सेपरेट कराकर हमने जिंक को प्राप्त किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा जिंक सल्फाइड ZnS जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट कराते हुए ZnO प्लस SO2 से इवॉल्व होते हुए जिंक हमने प्राप्त किया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने इसमें बताया था दैट वाज द डेफिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसके बाद जो हमने बताया एक्वारिजिया और रॉयल वाटर क्या होता है। एक्वारिजिया और रॉयल वाटर के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया दैट इज मैग्नीशियम और मैंगनीज, इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाता है और HNO3 से उसको रिएक्शन कराई जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो ये आता है, अच्छा ये तो हमने मेटलर्जी की बात करी, अब बात आती है यहाँ पर कोरोजन की। कोरोजन में क्या होता है हीटिंग अप ऑफ ए metallic layer by the action of moisture, chemical और impurity। तो प्यारे बच्चों इसमें सीधी सी बात आती है, अक्सर ये क्वेश्चन हमने देखा है कि कोरोजन से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा और चांसेस भी लगते हैं क्योंकि 7 से 8 मार्क्स का जब चैप्टर बनता है तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चंस तो बनने हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो कोरोजन में जिसको हम रस्ट के केस में, यानी कि अगर हम आयरन के केस को देखें कोरोजन इन आयरन क्या कहलाता है रस्ट कहलाता है और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.HCl। रस्ट की बात करते हैं यानी कि लोहे के अंदर जंग लग जाती है तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसका फॉर्मूला क्या है Fe2O3.HCl।
कोरोजन क्या है? कोई भी एक मेटल है उसकी लेयर पर अपर जो लेयर है उसको कोरोड कर देता है, उसको होलो कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोरोजन। एलिमेंट्स का केस देखें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें उनकी शाइन हट जाती है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। तो कोरोजन क्या हुआ? इट इज द ईटिंग अप ऑफ ए मेटेलिक लेयर बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, केमिकल और एनी काइंड ऑफ अ इम्प्यूरिटी। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज द रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला हमारा पूछ लिया जाता है 1 नंबर के एमसीक्यूज में। अगला देखते हैं हम सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag। तो सिल्वर टर्न्स ब्लैक। अब वाई सिल्वर टर्न्स ब्लैक? अब सिल्वर का कोई आर्टिकल बना हुआ है या कोई ऑर्नामेंट बना हुआ है तो वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? अक्सर घर में देखा जाता है कि सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट है या आर्टिकल है तो अक्सर देखा जाता है कि वो काले रंग का पड़ जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? आंसर आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस जनरल सी बात लिखने, ड्यू टू Ag2S। इसके कारण ये काला पड़ जाता है, सल्फाइड की लेयर बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो आर्टिकल हमारा Ag2S। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के डिस्कस किए जा रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कॉपर है, Cu इसका सिंबल है। अब कॉपर आर्टिकल ये अक्सर मंदिर में देखा जाता है या किसी आउटर, ये हमारा जो गुंबद टाइप में जो बहुत कॉपर के बने हुए कुछ यूटेंसिल को लगाया जाता है मंदिरों के ऊपर, उसमें या घर पे जो घंटी होती है जिससे हम जल चढ़ाते हैं तो या अर्पित करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो भी हमारी ग्रीनिश लेयर किया जाती है अगर उसको यूज़ नहीं किया जाए तो कॉपर आर्टिकल टर्न्स ग्रीन। वाई? कुछ नहीं करना, छोटा सा आंसर है, याद करके जाना है बस। आंसर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इतनी सी बात आपको याद करनी है और यही याद करके जाना है कॉपर के केस में। इससे क्या होता है? कॉपर के केस में देखा जाता है जो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, इसके कारण ये ग्रीन लेयर आ रही है अक्सर। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सिल्वर का हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो क्या आया? Ag2S कि लैक्टिक एसिड और कर्ड या टैमारिंड इमली के फाइबर का इस्तेमाल करने से वो फिर से चमक जाती है। या फिर ऐसे आर्टिकल के अंदर हमने दही रख दिया तो कुछ समय बाद उसमें हल्की सी जो डलनेस आ रही थी वो हट जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उस लेयर को वहाँ से हटाता है और फिर से वो शाइनी कर देता है उसको। तो कॉपर का बना हुआ आर्टिकल या सिल्वर का बना हुआ आर्टिकल उसको माइल्ड एसिड से रब कर सकते हैं तो क्या होता है, उसकी शाइन दोबारा से हमको प्राप्त हो जाती है, वो फिर से आपका आर्टिकल है वो चमकना शुरू करेगा। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी की कैटेगराइज में आएंगे कि जैसे हमारा कोई भी कर्ड है, दही है या पिकल है, इसको शुड नॉट बी प्लेस्ड या फिर स्टोर्ड, खासकर की स्टोर्ड, नॉट बी स्टोर्ड इन यूटेंसिल्स। वाई? ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हम लिखते हैं, अक्सर बच्चा इसी बात को लिखता है, एज पिकल्स एंड कर्ड when placed in utensil it forms poisonous toxic substance which is injurious
टू आवर हेल्थ, यानी कि कर्ड, दही या फिर अचार को अगर किसी बर्तन के अंदर रख देते हैं तो बहुत ही हानिकारक सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स बनाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। और जब शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हमको पिकल्स या कर्ड को स्टील या फिर कोई भी यूटेंसिल है उसके अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। अब बात आती है कोरोजन से क्वेश्चन, कोरोजन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिवेंट रस्ट, रस्ट को किस तरीके से अपने को प्रिवेंट कराना है। तो सबसे पहला सबसे मजेदार आंसर निकलता है बाई एलॉइंग, यानी कि एलॉय बनाने से, यानी कि जो आपका एलिमेंट है उसमें किसी दूसरे एलिमेंट को हम मिक्सचर कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, एलॉय। और जब एलॉय बन जाएगा तो वो आसानी से कोरोड नहीं होगा, यानी कि रस्टिंग उसमें नहीं होगी इन द केस ऑफ आयरन या फिर इन द केस ऑफ एनी कोरोजन। दूसरा आता है रस्ट के केस में बाय ऑयलिंग, ऑयल की लेयर लगाने से, बाय पेंटिंग, पेंट कर देने से, बाय ग्रीसिंग, ग्रीस की लेयर लगा देने से। और एक खास इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, तो यहां पर आ जाएगा गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्लेसिंग a layer of zinc on the iron article। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं और इससे रस्टिंग प्रिवेंट होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होते हैं। ब्रास अगर हम बात करते हैं तो Cu प्लस Zn का मिक्सचर होता है, इसका नट और बोल्ट, यूटेंसिल्स, ऐसी कई सारी चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीतल, जो येलोइश कलर में आती है। और ब्रॉन्ज की जब बात करते हैं तो इसको अक्सर हम बोलते हैं कांस्य। तो कांस्य जब आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, ब्रॉन्ज भी इंग्लिश में हम ले रहे हैं और कांस्य हिंदी में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मेडल की बात आएगी। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग अ मेडल। और ये बनता किससे है, दो एलिमेंट से बनता है। किस किस से बनता है बताइए, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। और टिन का सिंबल क्या है, ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ब्रॉन्ज का बनना होता है और इसका यूज किस में किया जाता है, फॉर मेकिंग द मेडल्स, स्टैच्यूज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हुए कोरोजन को कवर करते हुए। इसके बाद जो आता है हमारा रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड, खास करके HNO3 से हमारा ये कवर हुआ। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन ऑफ ए मेटल 6 to 9 से सभी क्लास टीचर सूचना पर ध्यान दें। 6 to 9 एंड 11 के क्लास टीचर्स एडमिट कार्ड आज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से प्राप्त करें। 6 to 9 एंड 11 के सभी क्लास यानी कि रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद स्टीम और वाटर। तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज से शुरुआत करेंगे, आज प्राप्त करें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की। और ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स हमारे
कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, H2O प्लस H2, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। अगर हम ट्रिकी मेथड से अपने जो बनाई हुई ट्रिक के द्वारा अगर हम इसको याद करने में सहूलियत जिसको लगती है तो 3-1 मैनी की बात करते हैं। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं वो क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे। एक एलिमेंट हमारा जो आएगा दैट इज मैग्नीशियम, वो हॉट वाटर से, और बाद बाकी के अगर रिएक्ट करेंगे तो वो स्टीम से करेंगे, अन्यथा वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कोल्ड की बात, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और आग लग जाएगी, इट कैचेस फायर, क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन गैस आसानी से कैच कर लेती है, उसमें इग्निशन टेम्परेचर उसका इतना कम होता है कि आसानी से वो आग पकड़ लेती है और वो जलना शुरू हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो पॉप साउंड से माचिस की तीली को लेकर आया जाए तो पॉप साउंड जैसा प्रोडक्शन होता है, ये इंडिकेशन देता है हमारा कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसी तरीके से जब हम सोडियम की बात करते हैं तो बनेगा यहाँ पर NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटाश, और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी एंड इट विल कैच फायर। और कैल्शियम की जब हम बात करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और साथ के साथ यहाँ पर फायर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी, नो फायर। इस तरीके से हमारे ये 3 एलिमेंट्स जो आते हैं और ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक, अगली बात आती है, This is period number 7. मैग्नीशियम को हॉट वाटर से अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और पिछले केस की जब हम बात कर रहे हैं अभी तो कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, तो अब इसमें क्वेश्चन बन गए कैसे आएगा कि व्हाई डज द कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो उसके सरफेस पर आ जाती है, कैल्शियम के सरफेस पर बबल्स के रूप में आ जाती है, जिसकी वजह से वो तैरना शुरू करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या आता है कि कैल्शियम या फिर कैल्शियम तो हमारे यहाँ पर ये आ गया कि ये फ्लोट क्यों कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आग क्यों लग जाती है, तो उसका जो मुख्य कारण बनता है वो ये बनता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो आसानी से यहाँ पर फायर कैच कर लेती है, इसकी वजह से सोडियम या पोटेशियम को डालने पर वो आग पकड़ लेती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आ रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम, हल्का सा ये भी फ्लोट करेगा लेकिन यहाँ पर आग नहीं लगेगी। ये मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब हॉट वाटर की बात आ रही है तो फॉर्मूला तो वही आएगा, दैट इज H2O। तो हॉट वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, तो क्या आएगा KOH, यहाँ पर Mg की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्ट करता है। इसके बाद जो अगली बात आती है, यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया तो परीक्षा के बेसिस पर जब हम बात करेंगे तो हमारा पहली बात क्या आती है कि एलिमेंट कोई भी हो, मेटल को जब हम किसी कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर क्या बनना है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन रही है। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। ये यहाँ पर दोनों में अंतर है, इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया और यही क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के बाद अगला जो एलिमेंट आएगा वो हम देखते हैं एल्यूमिनियम। ये हमारे एक दो क्वेश्चन और आएंगे बस, इसके बाद इसमें से कोई खास क्वेश्चन इतना नहीं बन पाता। एल्यूमिनियम को कोल्ड या हॉट वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो नो रिएक्शन आएगा,
ये रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन कैसे करेगा? एल्यूमिनियम को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये सबसे हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम को जब स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या आएगा, स्टीम का फॉर्मूला क्या आएगा, H2। तो क्या बनेगा, Al2O3 और Al2O3 और साथ के साथ अभी ZNO की बात करेंगे तो ZNO, ये दोनों हमारी एक दूसरे से कोलिंट बनेंगे। Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हीट डिवॉल्व इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हाइड्रोजन गैस आसानी से आग पकड़ ले। अब यहीं पर बात आती है हमारी Zn। जब Zn की बात करते हैं तो Zn प्लस स्टीम, तो क्या होता है, ZNO बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। अब खास बात क्या आती है, यहाँ पर हम ये देखते हैं, खास बात आपने अभी तक क्या देखा, एल्यूमिनियम, और दूसरा एलिमेंट आपने यहाँ देखना है जिंक। ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ये बोथ आर एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं, जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर शो करते हैं। ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक नेचर जो शो करती हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभी आते हैं, तो उसमें ये आता है कि ZNO प्लस Al2O3 ये एम्फोटेरिक प्रूफ कैसे करेंगे, एम्फोटेरिक प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसमें कंपाउंड जब आप रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा आपका Na2ZNO2 NaAlO2, ये अलग अलग अपने कंपाउंड्स बनाएंगे। इसमें हम अभी खास करके एक छोटी सी रील बनाएंगे, तब आप इसको देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में और बनता है इसमें कि आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ जाएं। आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ जाएं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। हो सकता है ये पूछ लें कि भाई आयोनिक कंपाउंड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों होता है और कोवलेंट कंपाउंड का टेम्परेचर इतना कम क्यों होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है, जैसे आपने NaCl का ले लिया, या फिर कोई जनरल एग्जाम्पल ना लेकर जनरल पूछ लेते हैं कि NaCl जो है, NaCl या फिर कोई आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसको जब हम करंट पास आउट कराते हैं तो उसमें से करंट पास नहीं होता है ड्राई स्टेट में, लेकिन जब उसको गीला कर देते हैं या वेट स्टेट या फिर उसको मोल्टिन स्टेट में लाते हैं तो आसानी से करंट पास हो जाता है। तो उसमें अक्सर बच्चा आंसर यही लिखेगा कि वो, और लिखता भी है, और यही लिखना होता है कि उसमें फ्री आइंस मिल जाते हैं, यानी कि उसमें आइंस अवेलेबल भी हो जाती है करियर के रूप में, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरियर कर देता है, आसानी से कैरी आउट कर जाता है। तो इस तरीके से हमारे आयोनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अवश्य करें, क्योंकि उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में दोबारा से डिस्कस करना है। इसके बाद नॉन मेटेलिक का नेचर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और या तो ये न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल में हम बात करते हैं दैट इज CO, और या फिर ये एसिडिक होगी। और एसिडिक की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। नॉन मेटल की जब बात करेंगे तो एसिडिक मीडियम की जब बात करेंगे अक्सर हमारा CO2 पूछा जाता है, ये एसिडिक। इसके बाद नॉन मेटल की 2 और रिएक्शन आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज से 5 साल लगातार आ रही है, पिछले 2 साल से नहीं आई, लेकिन इस साल आने के चांसेस हैं। क्या, H2S, सड़े हुए अंडे की स्मेल, रोटीन एग स्मेल, H2 प्लस S रिएक्ट कराएंगे तो H2S आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है H2 प्लस N2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आएगा NH3, और इसकी स्मेल आती है यूरिन स्मेल। यूरिन जैसी स्मेल के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज अमोनिया। H2S रूटीन एग स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं।
यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करीबन हमने कवर कर ली। अगर एक दो पॉइंट और अगर वो मैच करता है दूसरे या पहले चैप्टर से तो हम उसमें भी उसको लेंगे। दूसरा आता है हमारा नॉन मेटल, और मेटल के बाद आता है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी में हमने खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपको घर पे बैठकर अभी क्या करना है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन का जो डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, एक तो वो प्रैक्टिस करना है, और एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में से पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शंस आती है एक्सट्रैक्शन की, केवल वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस करनी है। इसके साथ ही हमारे करीबन हमने सारे बिंदु इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो ऑफ होता है, और फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे, दैट विल बी एसिड एंड बेस चैप्टर से। जय हिंद।